Welcome student. Welcome to Dynamic Education, a foundation for nurturing the potential. And this is Yagadev Bharadwaj, your physics educator. So in the previous class, we discussed about the whole class 12 syllabus by which we are going in upcoming year, so that we get a good idea about the physics of class 12th. So today we are going to start our first unit, which is called electrostatics. As I told you in the last class, in the electrostatics, we are dealing about the charge when it is in rest motion. Here in the series of the first unit, our electrostatics, our first chapter is electric charge and a field. So let's just give a brief idea about what is electrostatic branch is. So electrostatic is a branch of physics which deals with the property of charge which is in rest. So when charge is in a rest, what kind of a nature he shows around parameter, that the branch study is known as electrostatics. As I told you previously, in the book of electromagnetism, which is you are covering your physics part 1 volume, we always deal about the charge, property of the charge and nature of the charge. So let's start the brief idea about the charge, what charge it is and how it arises. So charge is basically the property of a matter by which it experience a force of attraction and repulsion in the presence of other charges. तो चार्ज को हम जब डिफाइन करते हैं तो चार्ज को हम इस तरह डिफाइन करते हैं जैसे कि कोई भी एक चार्ज है वो किसी मैटर की प्रॉपर्टी है. जैसे हमारे अराउंड में कोई भी मैटर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है. उस प्रॉपर्टी से वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी से जब कोई अदर देन चार्ज उसके पैरामीटर में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है. आइदर इट विल बी अट्रैक्शन फोर्स, आइदर इट विल बी रिपल्शन फोर्स. इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज. तो ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा. और अगर कोई ऐसा मैटर है जो किसी दूसरे चार्ज के प्रेजेंस में ऐसा कोई फिनोमेना प्रेडिक्ट करता है अट्रैक्शन रिपल्शन का, तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ज्ड है. एज पर आई राइट इन द बोर्ड दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय व्हिच इट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. अब फर्स्ट टाइम जब चार्ज का आइडेंटिफिकेशन हुआ तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे कि हम हेयर का कॉम्ब लेते हैं, हेयर को कॉम्ब को जब हम अपने हेयर पर रब करते हैं, उसके बाद छोटे छोटे पेपर ऑफ पीस को उनके कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पेपर के पीस है वो कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जब हमने हेयर के साथ कॉम्ब को रब किया तो उनके बीच में कुछ चार्ज इंड्यूस हो गया. और उस चार्ज की वजह से क्या होता है, जैसे लाइटर ऑब्जेक्ट है, पेपर है या फिर कोई अदर देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं. तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे हमने किसी चार्ज को प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई किया था. उसके बाद आता है बच्चों की इस तरह के फिनोमेना के बेसिस पे हमने चार्ज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है. जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने इस नेचर या फिर जिस तरह का फिनोमेना चार्जेस शो करा था उसके बेसिस पे हमने दो टाइप के चार्ज को डिफाइन किया है. एक है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरे है हमारे पास नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज के बारे में आपने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा. हमने जो क्लास 9th या 10th केमिस्ट्री में जब एटम की हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज लाई करता है और उस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं. ऐसा ही जो नेगेटिव चार्ज है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके अराउंड न्यूक्लियस पे हमारे पास अराउंड पैरामीटर ऑर्बिट में हमारे पास क्या रोटेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज. उसके अलावा दो और पार्टिकल लिखे हुए हैं, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल है और बीटा पार्टिकल है. ये भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है जो आप आने वाले अपने अपकमिंग यूनिट्स के अंदर जिन्हें पढ़ेंगे. उसके बाद ये बात आती है कि हाउ वी आर गेट द चार्ज ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करना हो तो हम किस तरह से चार्ज करते हैं, फिर चार्जिंग की प्रोसेस कैसी रहती है. तो इसमें हमारे पास बच्चों 3 टाइप्स की प्रोसेस होती हैं. पहला है फ्रिक्शन, फिर आता है कंडक्शन और दूसरा आता है इंडक्शन. तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं या फिर उस पर हम चार्ज गेन कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और आइदर इन द फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज. Before going to start to learn how we get a charge object to another object and how the process of charging it take place, let's take a look about the unit of the charge. फिजिक्स में जब भी हम किसी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं तो आपने जैसे कि 11th क्लास में पढ़ा है कि यूनिट और उसका मेजरमेंट आप किन नंबर्स के अंदर कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि फिजिक्स में वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड टू लुक अबाउट द हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंट इन नंबर्स. तो हम यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ पर. तो जैसा कि आपने डेफिनेशन से पढ़ा है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी है और Q को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, I इंटू टी. और I को हम किससे मेजर करते हैं, एम्पियर, और एम्पियर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सेकंड में. तो ये जो यूनिट है चार्ज की, एम्पियर इंटू में सेकंड, जिन्होंने चार्ज के लॉज दिए हैं जिनका नाम है साइंटिस्ट कूलम, उन्हीं के नाम पर इस यूनिट को डिफाइन किया है जिसे हम बोलते हैं कूलम. तो जो चार्ज की ऐसा यूनिट है वो है हमारे पास कूलम और उसका नोटेशन है C. इसके अलावा जो हमारे पास चार्ज है उसकी कुछ सीजीएस यूनिट भी है, जिसमें से फर्स्ट है ESU, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट कूलम. ये किसी भी चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया हुआ चार्ज मेजर कर सकते हैं. और ESU और कूलम में रिलेशन होता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻ESU इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट.
there is a one more another unit is called EMU, electromagnetic unit, which we are going to more learn in the chapter of magnetism. So the relation between the Coulomb, electrostatic Coulomb and electromagnetic unit is 1 electromagnetic unit is equal to 10 Coulomb, which is comparatively equal to 3 into 10 raised to power electrostat unit. तो ये हमारा एक कंपैरेटिवली है कि भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के अंदर 10 कुलाम होते हैं और 3 into 10 raised to power 10 क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है. एक और लार्जर यूनिट है चार्ज की, कि जब चार्ज बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी भी कैपेसिटर पे या फिर कहीं भी स्टोर होता है तो उसकी लार्जेस्ट यूनिट है जिसे हम बोलते हैं फैराडे. और एक फैराडे पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, वो होता है 96,500 कुलाम. तो ये सबसे लार्जर यूनिट है चार्ज की. उसके बाद हमारे पास कुलाम आता है, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आती है जो किसी भी चार्ज की क्या है, सीजीएस यूनिट है. So here the process of charging are by friction, by conduction और by induction. और हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही टॉपिक कंटेन करता है, एक तो by friction से और एक by induction के साथ. So here let's take a look on the process of charging by using the friction. In the process of friction we are rubbing the object to another object so that there will be a interchange of electron between these two objects. जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पर रब करते हैं तो उनके बीच में बच्चों क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का इंटरचेंज और एक्सचेंज हो जाता है. और एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है. सेम द थ्योरी आपने हमारे 10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. जब हम कैटाइंस या एनाइंस को बनाते हैं तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, दूसरे एटम को दे देते हैं. जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस एटम को इलेक्ट्रॉन मिलता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. और ये दोनों क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं. तो सेम एज फ्रिक्शन के अंदर होता है कि जब जो प्रोसेस है कि हम कोई ग्लास रॉड को किसी सिल्क के कपड़े के साथ या किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, तो रब करने से क्या होता है कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, इंटरचेंज और एक्सचेंज हो जाता है. कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क रॉड में चले जाते हैं तो ग्लास की रॉड क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और सिल्क क्या हो जाता है हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो हमने एक एग्जांपल लिया है, कंसीडर किया है कि दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, जिनके बीच में जिनका कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है. अगर एनी हाउ ऑब्जेक्ट 1 से ऑब्जेक्ट 2 में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की विसिनिटी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बढ़ जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिवली चार्ज. और ये ऑब्जेक्ट है जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके दूसरे ऑब्जेक्ट को दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज. तो ये प्रोसेस है फ्रिक्शन का, कि फ्रिक्शन से हम कैसे किसी भी ये ऑब्जेक्ट पे चार्ज को जनरेट करते हैं. तो ये प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन है. और देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ द फ्रिक्शन, व्हेन वी आर रबिंग ए ऑब्जेक्ट and there is a exchange of the electron between the object, so it is a common obvious fact that if the electron is moving from one object to other object, so the one object is getting more mass comparatively to first object because it is gaining the electron. Let consider, अगर हम कंसीडर करें कि जो ऑब्जेक्ट 2 है इसका मास m2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन की गेन होने के बाद इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होता है उसका मास क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, मास इंक्रीजेस. और वहीं दूसरी ओर जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, द ऑब्जेक्ट विच आर गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू द अदर देन ऑब्जेक्ट, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन. जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका मास, मान लो कंसीडर करते हैं इसका मास m1 था, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास कम हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मास डिक्रीज कर जाएगा. ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट. So this is what happening when we are rubbing object one to another object, then there is a interchange of the electron and there is a exchange of the mass. Some object is getting more mass and some is losing their mass. So this is the process by which we are getting object get charged. One more point in the process of charging by friction, that is due to friction there is static charge between the objects which causes frictional electricity, which causes frictional electricity. It means
जब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन के थ्रू हम चार्ज को जनरेट करते हैं तो वो स्टैटिक चार्ज जब अमाउंट में काफी बढ़ जाता है तो एक स्पार्क सा क्रिएट होता है, एक शॉक सा लगता है। तो ये जो शॉक जिस वजह से क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। Now move on to our next process of charging, which is charging by induction, and it is too important so to know that how we get charged uncharged conductor due to the process of induction. तो इंडक्शन की प्रोसेस में when a charged object bring near to a uncharged conductor, then the conductor gets certain amount of charge and the process is called induction. कि इंडक्शन में ये होता है कि जब किसी भी एक चार्ज रॉड को या फिर कोई भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट के उसे हम किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके जाते हैं तो हमें पता है कि न्यूट्रल कंडक्टिंग के केस के अंदर जो मटेरियल होता है उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होती हैं, या फिर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, तभी तो वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ज रॉड है और दूसरी साइड में एक न्यूट्रल कंडक्टर है जिसमें सेम अमाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिलअप है, कंप्लीटली इस पे स्प्रेड आउट है इसकी सरफेस पे। और जब हम इस रॉड को इसके पास लेके जाते हैं तो जब रॉड इसके नियर अबाउट प्लेस में जाएगी तो क्या होगा, वहां पर लाइक चार्जेस हैं वो रॉड से अवे की तरफ मूव करेंगे और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो रॉड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। उससे क्या होगा कि ये जो कंडक्टर जिसमें पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिक्सअप थे, अब उसमें नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ चले जाएंगे। और इस केस के अंदर हमारा जो कंडक्टर है वो सर्टेन अमाउंट से इस दो अपोजिट सरफेस से चार्ज हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, उस कंडक्टर को ग्राउंड कर देते हैं। और हम जानते हैं कि कंडक्टर जो ग्राउंडिंग या अर्थ है कि अर्थ में हमारे पास लिमिटेड अमाउंट या फिर अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कंडक्टर है उसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं। और एज वी नो दैट द अर्थ इज ए अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स का अनलिमिटेड सोर्स हमारे अर्थ में अवेलेबल है। उससे क्या होगा कि ये सारा जो पॉजिटिव चार्ज जो कंडक्टर की दूसरी तरफ है वो सारा हमारे जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन है उनसे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और जैसे ये न्यूट्रल हो जाएगा तो हमारे पास इस स्फीयर में सिर्फ नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होंगे। और जब ये नेगेटिव चार्ज अवेलेबल हो जाएंगे तो इन नेगेटिव चार्ज को कुछ समय बाद ये पूरे स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल अमाउंट में। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज रिमेन रहेगा स्फीयर पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे स्फीयर पे क्या हो जाएगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज कंडक्टर बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इंडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है। हम पहले एक चार्ज रॉड लेके आते हैं, उस रॉड को एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेके जाते हैं और जब उसके पास लेके जाएंगे तो न्यूट्रल कंडक्टर क्या करेगा, जो अनलाइक चार्जेस हैं उनको तो क्या करेगा, अपनी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और लाइक चार्जेस को रिपेल कर देगा। और हम क्या करेंगे, उस स्टेप में हम इस कंडक्टर को ग्राउंड कर देंगे और इस रॉड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और जैसी रॉड को रिमूव कर देंगे तो ये हमारा जो कंडक्टर है इस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज रिमेन होगा, जो कुछ समय बाद पूरे स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल कंडक्टर से नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर मिल जाएगा। ये पूरी चार्जिंग ऑफ इंडक्शन है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो हम कैपेसिटर में जब हम चार्ज गेन करेंगे तो उसमें भी हम इस इंडक्शन की प्रोसेस का यूज करेंगे।